साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में डैश में आया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। तो वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसका उद्देश्य का, तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। जी हाँ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करते हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। 4 नंबर प्रश्न है, राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है। जी हाँ, राज्य की आकस्मिक निधि निम्नलिखित में से किसके अधीन होती है। तो राज्य के राज्यपाल के अधीन होती है राज्य की आकस्मिक निधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें संचित निधि का, तो इसका जो गठन हुआ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 के तहत किया गया था। वहीं बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है। जी हाँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 84 जो है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया था। जी हाँ, बेदरा का जो युद्ध हुआ ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच, ये कब लड़ा गया था। तो वर्ष 1759 को बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच, और किस वर्ष, तो 1759 में। बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आपको अगर आज का सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो हेक्टर मोनरो ने बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें बक्सर के युद्ध का, तो ये जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो चार्ल्स जॉन कैनिंग जो था, ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था। तो अफजल खान जो था प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का, तो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। जी हाँ, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो कृष्णा नदी जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो अहमदाबाद
कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन से राज्य में स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को वेबर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को वेबर के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में काट एवं दाह कृषि को वेबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? तो खीरा जो है ये जायद फसल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और जायद फसल को दो मुख्य फसल खरीफ और रबी के बीच गैप पीलर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है निम्नलिखित में से कौन है? तो कर्नाटक जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जी हाँ, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? तो जॉन टीन ब्रेगन और रनार फिशर को अर्थशास्त्र में प्रथम यानी पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब? तो 1969 में। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का भी आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। तो वाशिंगटन डीसी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य क्या संबंध होता है? जी हाँ, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य यानी बीच जो होता है संबंध क्या होता है? तो प्रतिकूल होता है मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य का संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है? जी हाँ, भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति का नियंत्रण किया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया और 1935 में इसका स्थापना की गई, यानी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है तो महाराष्ट्र मुंबई में इसका मुख्यालय है आरबीआई का। देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो विद्युत धारा जो है ये व्युत्पन्न इकाई नहीं है। और बात करें मौलिक इकाई का, तो मौलिक राशि की ऐसा इकाई को मूलभूत इकाई कहा जाता है। प्यारे साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। 22 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम संभव तापमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है क्यों? जी हाँ, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है क्यों? तो क्योंकि दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु को बराबर करने के लिए मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की? जी हाँ, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज निम्नलिखित में से किसने की? तो मैक्सवेल ने। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो किसी तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? जी हाँ, किसी तत्व के समस्थानिक में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या होती है किसी तत्व के समस्थानिक में। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? जी हाँ, कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जी हाँ, रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न, सहसंयोजक आबंध किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ, सहसंयोजक आबंध को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इरविंग लैंगमुइर ने सहसंयोजक आबंध को प्रस्तावित किया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है अघुलनशील लवण को पैदा करती है। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है। जी हाँ, वनस्पति विज्ञान जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो पादप जीवन का अध्ययन है वनस्पति विज्ञान। देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न को। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? जी हाँ, पान की लता में बनने वाली जड़ जो होती है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ होती है? तो आरोही जड़ होती है पान की लता में बनने वाली जड़। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो पौधे के किस अंग के माध्यम से अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है? जी हाँ, पौधे के किस अंग के माध्यम से अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है? तो रंध्र के माध्यम से अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे के। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और जीवित पौधे के वायवीय भागों के वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? तो उच्च रक्तचाप होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो एक वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रंग में भेद करने में कठिनाई होती है? जी हाँ, एक वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रंग में भेद करने में कठिनाई होती है? तो हरा और लाल रंग में भेद करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आपको अगर आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।